साल 2025 सितंबर से अक्टूबर के दरमियान जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में दिन दिहाड़े लूटमार की 7 बड़ी वारदातें होती हैं। लुटेरे कोई रिवायती गुंडे नहीं बल्कि 15 से 20 साल के आम से नजर आने वाले कॉलेज के लड़के हैं। उन्होंने कुछ ही मिनट्स में $2 मिलियन तकरीबन 300 मिलियन जापानी येन की घड़ियां और सोना लूट लिया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे जापान की नींदें उड़ा दी। दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन समझे जाने वाले मुल्क जापान को कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा एक ऐसा माफिया दीमक की तरह चाट रहा था जिसकी जड़ें हुकूमत, सियासत और फिल्म इंडस्ट्री तक फैली हुई है। एक ऐसा माफिया जिसे आज से 70 साल पहले खुद अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने फंड किया, हथियार दिए और जापान पर राज करने की खुली छूट भी दी। जापान का अंडरवर्ल्ड, जिसके बारे में बात करने से जापानी मीडिया आज भी डरता है। कैसे मछेरों के एक गरीब खानदान से उठने वाला शख्स पूरे जापान का गॉड फादर बन गया, कैसे और क्यों CIA ने जापान में उस माफिया को सपोर्ट किया और कैसे आज की जेनजी इस रिवायती माफिया को साइबर क्राइम सिंडिकेट में बदल रही है। कहानी शुरू होती है साल 1881 में। जापान का एक साहली इलाका जिसे कोबे पोर्ट कहा जाता है, यहाँ मछेरों के एक इंतहाई गरीब खानदान में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था यामागुची हारुकिची। ये वो दौर था जब जापान में गुर्बत और भूख अरूज पर थी। हारुकिची जब बड़ा हुआ तो उसने पोर्ट पर मजदूरी शुरू की, लेकिन सिर्फ मजदूरी से पेट कहाँ भरता है। उसने अपने जैसे गरीब मजदूरों का एक गिरोह बनाया जो दिन में पोर्ट पर काम करते और रात को छोटी मोटी चोरी चिकारी करते। वक्त गुजरता गया और साल आया 1915। हारुकिची ने अपने 50 साथी मजदूरों के साथ मिलकर अपना एक बाकायदा गैंग बना लिया। इस गैंग का नाम रखा गया यामागुची गुमी। यह नाम आगे चलकर जापान की तारीख का सबसे खौफनाक लफ्ज बनने वाला था। इस गैंग में शामिल होने का तरीका कोई आम नहीं था, यह एक बाकायदा कल्ट था। इनकी पहचान थे उनके पूरे जिस्म पर बने हुए खतरनाक टैटूज। लेकिन सिर्फ टैटू बनवाना काफी नहीं था, वफादारी साबित करने के लिए एक इंतहाई दर्दनाक रस्म अदा करना पड़ती थी जिसे युबित्सुमे कहा जाता था। गैंग के हर नए मेंबर को अपनी छोटी उंगली खुद काटकर अपने बॉस को पेश करना पड़ती थी। यह इस बात का सबूत था कि अब उसकी जान, उसका जिस्म और उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ गैंग के लिए है। अगर आप आज भी जापान में जाएं तो आपको कई ऐसे बूढ़े लोग नजर आएंगे जिनकी छोटी उंगली कटी हुई होगी। ये सब उसी याकुजा माफिया के मेंबर्स हैं। 1940 की दिहाई तक यह गैंग इतनी तेजी से फैला कि इसने एक बाकायदा फौज की शक्ल इख्तियार कर ली। सिर्फ चंद सालों में जापान के अंदर याकुजा मेंबर्स की तादाद 1,84,000 से तजावुज कर गई। यह तादाद उस वक्त की जापानी फौज की कुल तादाद से भी कहीं ज्यादा थी। पूरे जापान में तकरीबन 5200 मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रहे थे। ये दिन दिहाड़े जिस्म फरोशी, मनुष्यात की स्मगलिंग, भत्ताखोरी और इंसानी स्मगलिंग का धंधा करते और जापान की पुलिस उन्हें हाथ तक न लगा सकती। एक क्राइम सिंडिकेट इतना ताकतवर कैसे हो गया कि पुलिस और हुकूमत भी उनके सामने बेबस हो गई? इसका जवाब जापान में नहीं बल्कि अमेरिका में छुपा था। वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिका ने जापान पर एटमी बम फेंके और कब्जा कर लिया। इसी दौरान पड़ोस में सोवियत यूनियन की ताकत बढ़ रही थी और वो जापान में कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप में 1000% इजाफा हुआ। 1949 के इलेक्शंस में जापानी अवाम ने कम्युनिस्ट पार्टी को भारी वोट देकर जितवा दिया। ये देखकर अमेरिका और CIA के होश उड़ गए। उन्हें डर था कि अगर जापान भी रूस के असर में आ गया तो एशिया में अमेरिका की ताकत खत्म होकर रह जाएगी। अमेरिकी हुकूमत और CIA ने कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए जापान के सबसे बड़े गुंडों यामागुची गुमी से हाथ मिला लिया। CIA ने याकुजा मेंबर्स को अपने पे रोल पर रखा, उन्हें करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग की
ताकि वो कम्युनिस्ट लीडर्स पर हमले करें। मिसाल के तौर पर मात्सुकावा ट्रेन हादसा। सीआईए के इशारे पर याकुजा के गुंडों ने एक पूरी मुसाफिर ट्रेन को पटरी से उतार दिया, जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए। मकसद सिर्फ ये था कि इस हमले का इल्जाम कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाया जाए ताकि अवाम की नजरों में उन्हें दहशतगर्द साबित किया जा सके। सिर्फ पैसा ही नहीं, सीआईए ने याकुजा को खतरनाक हथियारों से लैस किया। जो अमेरिकी पिस्तौल उस वक्त $100 की मिलती थी, सीआईए वही पिस्तौल याकुजा को $2000 में फरोख्त करती थी। इसी तरह सीआईए ब्लैक मनी कमा रही थी और याकुजा के पास खतरनाक हथियार आ रहे थे। लेकिन यह हथियारों का बिल अदा करने के लिए याकुजा ने सीआईए की रजामंदी से एक और नया धंधा शुरू किया, ड्रग स्मगलिंग का धंधा। उन्होंने साउथ कोरिया से सस्ते दामों सिंथेटिक ड्रग्स इंपोर्ट की और जापान की गलियों में जहर बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जापानी नौजवानों में नशे की लत इस हद तक बढ़ गई कि सिर्फ 4 साल के अंदर ड्रग केसेस का ग्राफ आसमान को छूने लगा। यह सब सीआईए की आंखों के सामने हो रहा था और उन्होंने आंखें बंद रखी हुई थी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक था कि जापान को सोवियत यूनियन के असर से बचाना है, चाहे उसके लिए जापान को माफिया के हवाले ही क्यों ना करना पड़े। 1980 और 90 की दिहाई में भारत में क्या होता रहा। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का बॉलीवुड पर मुकम्मल राज और कंट्रोल था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनकी पार्टियों में नाचते थे और माफिया का काला पैसा फिल्मों में लगकर व्हाइट मनी हो जाता था। बिल्कुल यही काम जापान में 1950 की दिहाई से ही शुरू हो चुका था। सीआईए की पुष्टपनाही से याकुजा इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तक बना डाली। 1955 में नोबुसुके कैशी, जो कि याकुजा गैंग के एक करीबी साथी थे, वो जापान के वजीर आजम बन गए। अब माफिया सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि जापान की पार्लियामेंट पर राज कर रहा था। जापान के 47 अजला में से 36 अजला पर यामागुची गोमी का मुकम्मल कंट्रोल था। उस वक्त के वजीर आजम भी याकुजा की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते थे। उस सुनहरी दौर में यामागुची गोमी का लीडर था काजो ताओका। ताओका एक इंतहाई शातिर दिमाग इंसान था। उसने समझ लिया था कि सिर्फ खून खराबे से काम नहीं चलेगा। उसने 1940 में एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी खोली। जापान के सबसे मशहूर गुलकार जैसे कि मेसो रहबारी और मशहूर रेसलर्स जैसे रेकेडोजान को याकुजा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो जापानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने लगे। देखते ही देखते ये क्रिमिनल गैंग 10 बिलियन येन सालाना कमाने वाली मेगा कारपोरेशन बन गया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ठेके लिए नाइट क्लब से भत्ता वसूल किया और पूरे मुल्क पर अपना जाल बिछा दिया। हैरत की बात यह थी कि जापान की आम आवाम और पुलिस उन्हें मुजरिम नहीं बल्कि हीरो समझने लगी थी। जापानी फिल्मों में उन्हें एक इज्जतदार असूलों वाले जंगजू के तौर पर दिखाया जाने लगा था। पुलिस खुद उन क्रिमिनल्स की तारीफें करती थी, क्योंकि याकुजा हर साल पुलिस को भी करोड़ों येन रिश्वत दिया करते थे। ये जापान के लिए एक जरूरी बुराई बन चुके थे, यानी नेसेसरी एविल। लेकिन किसी भी सल्तनत का जवाल तब शुरू होता है जब उसका बादशाह मर जाता है। जुलाई 1981 में यामागुची गोमी के सबसे ताकतवर लीडर काजो ताओका को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही गैंग के अंदर तख्त और ताज की जंग छिड़ गई। गद्दी का अगला वारिस कौन होगा, इस बात पर गैंग 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ था मासाहिसा ताकेनाका, जिसे 57 वोट मिले, और दूसरी जानिब था हिरोशी यामामोतो, जो अपनी हार बर्दाश्त न कर सका और उसने 6000 मेंबर्स के साथ मिलकर अपना एक अलग गैंग बना लिया, जिसका नाम था एची वाकाई। 26 जनवरी 1985 को एची वाकाई के कातिलों ने नए बॉस ताकेनाका को सरेआम गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इस एक कत्ल ने पूरे जापान को खून में नहला दिया। यामागुची गोमी बदला लेने के लिए पागल हो गई। उन्होंने अमेरिका से रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स इंपोर्ट की। अगले चंद सालों तक जापान की सड़कों पर एक खूनी जंग जारी रही, जिसे यामायाची वॉर कहा जाता है। दोनों गैंग्स के दरमियान 200 से ज्यादा आर्म्ड शूटिंग्स हुई। आम लोग मारे जाने लगे। जापान की गलियां, जो कभी अपनी टेक्नोलॉजी और अमन के लिए जानी जाती थी, वो अब गोलियों की आवाजों से गूंजने लगी। इस खूनी जंग ने जापानी अवाम का वो भरम तोड़ दिया कि याकुजा कोई असूलों वाले जंगजू हैं। अवाम को समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ खूंखार दरिंदे हैं जो पैसों और ताकत के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, और अब हुकूमत के पास उन पर एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अवाम के गुस्से को देखते हुए जापानी हुकूमत ने बिलाखिर 1992 में एक तारीखी कानून पास किया, जिसे एंटी बोरियो कोडान कहा जाता है, यानी एंटी गैंग लॉ। इस कानून ने याकुजा की कमर तोड़कर रख दी। पुलिस ने अचानक याकुजा के दफ्तरों पर छापे मारने शुरू कर दिए। उनके हथियार जब्त कर लिए गए, उनकी जायदादें और नाइट क्लब सील कर दिए गए और उनके लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया। 1994 तक 192 से ज्यादा गैंग्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। लेकिन याकुजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब 1995 में कोबे और 2011 में
तोहोको में खौफनाक जल्जले और सुनामी आए तो याकुजा गैंग्स हुकूमत से भी पहले अवाम की मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने पानी, खाना और कंबल तकसीम किए। वो दुनिया और मीडिया को दिखाना चाहते थे कि हम बुरे लोग नहीं हैं, हम हुकूमत से ज्यादा अवाम का ख्याल रखते हैं। जापान टुडे जैसे अखबारात ने उन्हें अच्छे दिल वाले मुजरिम तक कह डाला, लेकिन हुकूमत अब उनके धोखे में नहीं आने वाली थी। 2011 में एक और इंतहाई सख्त कानून लाया गया, याकुजा एक्सक्लूशन ऑर्डिनेंसेस। इस कानून ने याकुजा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अगर आप याकुजा के मेंबर हैं तो आप जापान में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, आप कोई घर किराए पर नहीं ले सकते, यहां तक कि आप अपने नाम पर एक मोबाइल फोन का कनेक्शन भी नहीं खरीद सकते। अगर कोई आम जापानी शहरी या बिजनेसमैन किसी याकुजा मेंबर के साथ खाना खाते हुए या डील करते हुए पकड़ा जाता तो उसे भी जुर्माने और जेल का सामना करना पड़ता था। याकुजा जो कभी जापान के किंग मेकर थे, आज अपने ही मुल्क में अछूत बनकर रह गए। आपको लग रहा होगा कि कानून ने याकुजा का खात्मा कर दिया और कहानी खत्म। नहीं, क्राइम कभी मरता नहीं, वो बस अपनी शक्ल बदल लेता है। आज जापान को रिवायती याकुजा से खतरा नहीं है, क्योंकि आज एक एवरेज याकुजा मेंबर की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। उनके 50% मेंबर्स बूढ़े हो चुके हैं। नई नस्ल यानी जेनजी उन बूढ़ों के गैंग को ज्वाइन नहीं करना चाहती, जहां उंगलियां काटनी पड़े और जिंदगी भर के लिए बैंक अकाउंट भी बैन हो जाए। आज की नस्ल शॉर्टकट चाहती, और इसी चाहत ने जन्म दिया है जापान के सबसे खतरनाक और मॉडर्न क्राइम नेटवर्क को, जिसे तोकोरियो कहा जाता है। यह तोकोरियो को बाकायदा गैंग नहीं है जिसका कोई बॉस हो, जिसके दफ्तर हो या जिनके जिस्म पर टैटूज हो। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में छुपे गुमनाम हैंडलर्स का एक जाल है। ये मास्टरमाइंड सोशल मीडिया पर यामी बायतों के नाम से इश्तिहारात लगाते हैं, जिसका मतलब है डार्क पार्ट टाइम जॉब्स। इश्तिहार कुछ यूं होता है कि सिर्फ एक दिन काम करें और 3.5 लाख येन, तकरीबन $2300 कमाएं। कोई तजुर्बा नहीं चाहिए। कॉलेज जाने वाले लड़के, बेरोजगार नौजवान और पैसों के लालच में अंधे होने वाले टीनेजर्स इन इश्तिहारात पर क्लिक करते हैं। उन्हें टेलीग्राम जैसी इनक्रिप्टेड एप्स पर बुलाया जाता है, फिर उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि फलां ज्वेलरी शॉप में जाओ, शीशा तोड़ो, माल लूटो और फला जगह पहुंचा दो। मास्टरमाइंड्स इन बच्चों की जाती मालूमात, आईडी कार्ड, घर का पता पहले ही ले चुके होते हैं। अगर कोई बच्चा डर कर पीछे हटने की कोशिश करे तो उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। सितंबर 2021 से लेकर अब तक जापानी पुलिस 10,000 से ज्यादा ऐसे टीनेजर्स और नौजवानों को गिरफ्तार कर चुकी है जो इन गुमनाम बॉसेस के कहने पर चोरियां, डकैतियां और साइबर स्कैम्स कर रहे थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर ये होता है कि इन लड़कों को खुद नहीं पता कि उनका असली बॉस कौन है। 2023 में पुलिस ने बड़ी मुश्किल से 6 ऐसे मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार किया जो उस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। उन लोगों ने डिजिटल दुनिया का सहारा लेकर करोड़ों डॉलर्स लूटे हैं। कल का याकुजा जो अपनी तलवारों और टैटूज से डराता था, आज मर चुका है, लेकिन उसकी जगह आज के तोकोरियो ने ले ली है, जिसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि स्मार्टफोन है, जिसने जापान की सोसाइटी के अंदरूनी स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है।